since this is the beginning of the new subtopic. So हम देख रहे हैं रिपल टैंक, एंड रिपल टैंक इज बेसिकली एन apparatus सेटिंग जिसके अंदर हम वाटर वेव्स के थ्रू वेव्स के डिफरेंट फिनोमेना देख रहे होते हैं। ठीक है, अब क्या क्या मेजर फिनोमेना हम वेव्स के रिपल टैंक के थ्रू देख सकते हैं उनको देखेगा। सबसे पहले वी कैन ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ वेव फ्रंट्स। ठीक है, दूसरा we can see the phenomena, या we can observe, या we can analyze the phenomena of reflection and refraction। ठीक है, now this reflection and refraction क्या है इसको थोड़ी देर में देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अपना हमारा जो रिपल टैंक है ये एक्चुअली क्या है। देखिए, रिपल टैंक इज बेसिकली अ ग्लास टैंक, ठीक है, फिल्ड विद वाटर, एंड इसको एक किसी भी स्टैंड के ऊपर रखा जाता है सच दैट कि जो बॉटम ऑफ द स्टैंड है इट इज ईदर एम्प्टी हॉलो फ्रॉम द सेंटर और इट्स ट्रांसपेरेंट सो दैट अ शेडो कुड बी फाउंड एट द बॉटम। ठीक है, इसके साथ में लगा हुआ होता है, अगर आप देखो रिटॉर्ट स्टैंड के साथ आपके पास लगा हुआ है एक ऑसिलेटिंग पैडल लिखा हुआ है। ऑसिलेटिंग पैडल क्या है? एक डिपर है। व्हाट अ डिपर इज? अ डिपर इज अ वेव जनरेटर जो कंटिन्यूअसली इसमें डिप्स कर रहा होगा। ठीक है, एंड उसकी डिप्स की वजह से इस स्टिल वाटर के अंदर वेव जनरेट होना शुरू हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, ऊपर लगी हुई है इसके एक लाइट। लाइट जो है वो एलिमिनेट होती है इसके वाटर वेव्स के ऊपर, जिसकी वजह से उसके शेडोज बन रहे होते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द फर्स्ट फिनोमेना दैट वी ऑब्जर्व फ्रॉम दिस इज कि देखें, अगर मैं ये आपको एक 3D इमेज बना रखी हुई है, अगर मैं इसका साइड व्यू आपको दिखाऊं तो साइड व्यू में आपके पास वेव्स कुछ इस तरह जनरेट हो रही होंगी। ठीक है, ये आपके पास साइड व्यू में हमने वेव्स देखी कि वेव्स आपके पास इस तरह जनरेट हो रही हैं। ठीक है, अब क्या है, अब ऊपर से इसके ऊपर पड़ रही है लाइट। ठीक है, लाइट की जो रेज है इसको इस तरह रखा गया कि लाइट की रेज इसके ऊपर पैरेलल लाइट से आ रही है आपके पास। जो ऊपर लैंप है उसका काम ये है कि वो उसको लाइट एमिनेट करके दे रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप अगर गौर करो तो आपके जो ये जो वाटर वेव्स बन रही हैं उसके क्रेस्ट और उसके ट्रफ कर्व पाथ्स हैं, एंड दे बिहेव एज लेंस। क्योंकि लेंस का चैप्टर अभी हमने देखना है तो कुछ बातें हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा ना समझ में आए। तो इतना आप लोगों को पता होगा कि लेंस जो है वो हमारे पास इज अ ग्लास और फाइबर प्रिज्म लाइक थिंग, जो कि आपके रेस को रीडायरेक्ट कर रहा होता है। ठीक है ना, मतलब उनके पाथ को चेंज कर रहा होता है, इधर कन्वर्ज और डाइवर्ज। ठीक है, तो इस वक्त होता यह है कि आपके पास ये जो क्रेस्ट पॉइंट है, ठीक है, दिस क्रेस्ट पॉइंट बिहेव्स एज अ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस क्या होगा, वो आपके पास रेस को डाइवर्ज करेगा, फार अपार्ट कर देगा। ठीक है, एंड ये जो आपके पास ट्रफ वाले एरिया, सॉरी हाँ, ट्रफ वाले जो एरियाज हैं ये आपके पास बिहेव करेंगे एज अ कन्वर्जिंग लेंस। तो मतलब ये रेस को कन्वर्ज करेंगे। ठीक, होगा क्या कि जब इस वाटर वेव्स के ऊपर लाइट इल्यूमिनेट हो चुकी हुई होगी एंड ड्यू टू दी वाटर पीक्स बिहेविंग एज लेंस, यहाँ के यहाँ से गुजरने के बाद रेज जो है वो डिफ्रैक्ट कर जाएंगी, सॉरी डाइवर्ज हो जाएंगी, एंड ये जो क्रेस्ट पॉइंट्स हैं इनसे गुजरने के बाद, ट्रफ पॉइंट से गुजरने के बाद वेव जो है वो एक जगह आकर के कन्वर्ज हो चुकी हुई होगी। तो क्रेस्ट से वेव डाइवर्ज हो रही है, एंड आपके पास जो ये ट्रफ पॉइंट्स हैं इससे आपके पास जो वेव्स हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैसी डायग्राम हो रहा है, लेकिन इतनी डिटेल डायग्राम की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, अब होगा क्या, क्योंकि आपके पास क्या कहते हैं, जहां जहां से वेव डाइवर्ज हो चुकी है वहां वहां एक डार्क शेडो टाइप का बन रहा होगा, क्योंकि वहां पे लाइट की थोड़ी सी इंटेंसिटी कम हो चुकी हुई है।
तो डार्क शेडो आपके पास एक बना यहाँ पे, डार्क शेडो आपके पास बना एक दूसरे क्रेस्ट पे, फिर एक डार्क शेडो आपके पास बना तीसरे क्रेस्ट पे। तो अब अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो तमाम क्रेस्ट जो हैं वो आपके पास शेडो के तौर पे लाइंस बनी हुई आ रही है, पैरेलल लाइंस, जो कि पैरेलल लाइंस आपके पास बिहेव्स एज वेव फ्रंट्स। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो ये कंसेक्यूटिव क्रेस्ट को जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ जो शेडो नजर आ रहा है आपको नीचे, इस शेडो के अंदर आप देखें तो आपको लाइंस नजर आ रही होंगी, थोड़ी सी लाइटर है, लाइट एंड ब्राइट। आपके पास जो है वो कहीं पे डार्क लाइंस हैं, कहीं पे ब्राइट लाइंस हैं। तो जहां जहां डार्क लाइंस हैं वो एक्चुअली आपको क्रेस्ट पोजीशन को शो कर रहा होता है। ठीक है। तो जो मेजर हमारे पास काम है एक रिपल टैंक का, वो ये है कि रिपल टैंक के थ्रू सबसे पहले हम वेव फ्रंट्स को एनालाइज कर रहे होते हैं। ठीक है। एंड अगेन ये जो वेव फ्रंट्स का डिस्टेंस होगा ये हमें वेव लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक। अब होगा क्या कि अगर मैं जो मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर रखा हुआ है, ये जो पडल रखा हुआ है, इसकी अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करूंगा, ठीक है, या फिर मैं स्पीड को वेरी करूंगा, या किसी भी एक चीज़ को अगर मैं वेरी करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। और वेवलेंथ का चेंज होना मुझे किस तरह पता चलेगा? वेवलेंथ का चेंज होना हम एनालाइज करेंगे वेव फ्रंट्स का, जो जो इसमें शेडो लाइंस बन रही है जिन्हें हम वेव फ्रंट्स कह रहे हैं, वेव फ्रंट्स के गैप का कम या ज्यादा होना। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि वेव फ्रंट्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन वाटर वेव्स ओनली, और बाकी साउंड वेव्स के लिए, लाइट वेव्स के लिए हम यूजली इमेजिनरी लाइंस कंसिडर करते हैं। अगर आपने कभी किसी स्विमिंग पूल के एक क्लियर स्विमिंग पूल के अंदर देखा होगा तो आपको पैटर्न्स, शेडो पैटर्न्स नजर आ रहे होते हैं। बेसिकली वहां पे डिस्टॉर्टेड वेव्स बन रही होती हैं, तो वो डिस्टॉर्टेड आपके पास क्रेस्ट पॉइंट शो कर रहा होता है। एक रिपल टैंक के अंदर हम क्या करते हैं? रिपल टैंक के अंदर हम एक सिक्वेंशियल वेव्स क्रिएट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें एक रेगुलर पैटर्न नजर आ रहा होता है। अब इसी को इस्तेमाल करते हुए हम दो मेजर फिनोमेनाज हैं, या फिर एक तीसरा फिनोमेना जिसको हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन का, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं थ्रू अ रिपल टैंक। वो है आपके पास, एक है रिफ्लेक्शन एंड दूसरा है आपके पास रिफ्रैक्शन। बिफोर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, पहला सवाल मेरा ये होगा कि क्या आप लोग को रिपल टैंक एंड उसकी वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ गया है? क्लियर टू ऑल? चलिए, अब देखें, हमने यहाँ पे देखना है दो मेजर फिनोमेनास। एक है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले रिफ्लेक्शन को देख लेते हैं। अच्छा देखें, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हम लाइट वेव्स के अंदर भी पढ़े होंगे, और खासा डिटेल के अंदर पढ़े होंगे, और उसकी जो डायग्राम्स होंगी वो इससे कई ज्यादा डिटेल डायग्राम्स होगी, जो कि हो सकता है कि हमें बनाने को भी मिलती है पेपर 4 के अंदर भी, इनफैक्ट पेपर 2 के अंदर भी कभी कभी। तो पहले यहाँ पे जनरली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को समझ रहे हैं, एंड इसके इमीडिएटली आफ्टर, क्योंकि मैंने कहा था कि हम फौरन लाइट रखेंगे ताकि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन थोड़ा सा हमारा मजीद मजबूत हो जाए। सबसे पहले रिफ्लेक्शन कहते हैं किसे, उसको देख लें आप। रिफ्लेक्शन कहते हैं बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक ऑफ अ वेव फ्रॉम अ surface इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? जैसे हम जनरली रिफ्लेक्शन का जो वर्ड यूज किया जाता है अगर हमें किसी चीज में अपना ही अक्स नजर आना शुरू हो जाए, अगर हमें अपनी ही इमेज नजर आना शुरू हो जाए, तो हम उसे रिफ्लेक्शन का नाम दे रहे होते हैं। और वो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है, पर स्पेसिफिकली दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना? तो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हर जगह पर है। रिफ्लेक्शन का फिनोमेना वाटर वेव्स के अंदर भी आप देखेंगे, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना साउंड वेव्स में भी आप देखेंगे, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना आप लाइट वेव्स के अंदर भी देख रहे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर भी देख रहे होते हैं, इवन द रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, गामा रेज, एक्स रेज, ये सारी आपके पास रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है ना? अब जैसे फॉर एग्जांपल साउंड की जो रिफ्लेक्शन है, टकराकर जब साउंड वापस आ रहा होता है, तो दैट इज बेसिकली रेफर्ड एज एन एको। हम बोलते हैं ना जी, आवाज एको कर रही है, आवाज गूंज रही है, वो क्यों गूंज रही होती है? क्योंकि टकरा के वापस आ रही होती है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हम जनरल वेव्स को पढ़ रहे हैं और हम वाटर वेव्स के थ्रू पढ़ेंगे इसको, लेकिन एक चीज समझनी है, ठीक है, वो ये कि जब भी कोई भी वेव, को चाहे वो साउंड वेव हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, अदर देन साउंड ऑल्सो, अदर देन लाइट ऑल्सो, आपके पास साउंड वेव हो, वाटर वेव हो, वेन एवर अ वेव अंडरगोज रिफ्लेक्शन, ना उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ना उसका वेवलेंथ चेंज होगा, ना ही उसकी स्पीड चेंज होगी। ठीक है। तो अहम पॉइंट ये है कि फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड वेवलेंथ्स remains unchanged। ठीक है। अच्छा, अब बाउंसिंग होती किस तरह है जरा वो समझेगा। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास दिस इज, दिस वाज अ हार्ड सरफेस, ठीक है, जिससे मैंने रिफ्लेक्शन करवानी है। ठीक है। अच्छा, ये वो वेव थी जो कि आ रही थी आपके पास, सही है। अच्छा, अब ये जो वेव आ रही होती है, जो आने वाली वेव होती है, दिस इज बेसिकली रेफर्ड एज इंसिडेंट रे या इंसिडेंट वेव। ये आपके पास कहलाएगी इंसिडेंट। ठीक है। और ये जो टकरा के जाने वाली वेव है, ये आपके पास कहलाएगी रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है। जिस पॉइंट पर ये टकराती हैं उस पॉइंट पर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर टू दी सरफेस जहां से ये रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है। इस इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। दिस लाइन इज रेफर्ड एज नॉर्मल। नॉर्मल इसका नाम क्यों है, आपने केमिस्ट्री में मैथ्स में पढ़ा होगा, नॉर्मल हर उस लाइन को कहते हैं जो परपेंडिकुलर, सो इट मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द सरफेस। नॉर्मल बनाने का अहम मकसद ये होता है कि हम नॉर्मल और जो वेव्स हैं उनके दरमियान एंगल बनाते हैं। एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा। ठीक है। सो दिस एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज रेफर्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। ये आपके पास वेव की डायरेक्शन बनी थी, लेकिन अगर इसी के अंदर में वेव फ्रंट्स बना दूं आपके लिए, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वेव फ्रंट्स आपके पास इस तरह बन रही होंगी। जैसे कि ये तीन वेव फ्रंट्स मैंने यहां बना दिए एंड तीन वेव फ्रंट्स में रिफ्लेक्टेड रे के अंदर बना दूंगा। ठीक है। और अगर मैं वेव को बनाना चाहूं तो इसका मतलब ये है कि वेव आपके पास बेसिकली यहां पे इस तरह आ रही थी, ठीक है। सो वेव एक्चुअली ये रेड वाली है, ब्लू लाइन से हम वेव का पाथ बना देते हैं जिसको हम आगे जाके रे का नाम दे देंगे। ग्रीन वाले जो हैं ये आपके पास वेव फ्रंट्स बने हुए हैं, तो हम तीनों तरीके से इसको शो करेंगे। यूजली हम जो रेड वाली वेव्स हैं हम उसको नहीं बना रहे होंगे, तो हम ये बताना चाह रहे थे कि ये जो रेड वाली है, ये वेव इस तरह आई थी यहाँ पर एंड इस सरफेस पे टकरा करके अब ये इधर जा रही होगी, तो ये हम इसका पाथ शो करेंगे विद द ब्लू लाइन। तो वो वेव का पाथ शो कर रहा है। ग्रीन वाले जो है वो आपके पास वेव फ्रंट्स हैं। ऑब्जर्व करने वाली चीज ये है कि बिफोर एंड आफ्टर दी रिफ्लेक्शन आपके पास वेवलेंथ जो है वो चेंज नहीं हो रही, और फ्रीक्वेंसी तो कभी भी चेंज नहीं होगी। ये मैंने बिल्कुल शुरू में हमने कहा था जब हम फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे थे कि फ्रीक्वेंसी जो है वो किसी सूरत जो है वेव की
चेंज नहीं होने वाली, ठीक है ना। व्हाट इज द मेजर प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of refraction during a reflection। मतलब अगर ये जो इंसिडेंट वेव थी ये इस तरह आई थी कि इसका नॉर्मल से एंगल बन रहा था 30, तो ये जाते वक्त भी नॉर्मल से एंगल बनेगी 30। अगर इसका आते वक्त एंगल था 25, तो इसका जाते वक्त एंगल भी क्या होगा 25। बिल्कुल इसी तरह समझे कि आप अगर आप दीवार के ऊपर एक बॉल फेंकते हैं विद ए सर्टेन एंगल, तो जितने एंगल से आपने फेंकी थी उतने एंगल से टकरा के वो वापस आ रही होगी, अगर मैं सेंटर में एक नॉर्मल लाइन बना दूं, ठीक है। तो अब अगर कोई वेव लेट से कि स्ट्रेट आई थी, ठीक है, अब एंगल 0 है इसका नॉर्मल से, तो ये जाएगी भी स्ट्रेट विदाउट मेकिंग एनी एंगल, ठीक है। और ये आपने अक्सर ऑब्जर्व किया ही होगा कि अगर पानी कहीं बहता हुआ जा रहा है दीवार से टकराएगा तो पानी उधर जाना शुरू हो जाएगा, और अगर स्ट्रेट गया था तो वो स्ट्रेट ही वापस आएगा, ठीक है। तो अगर एंगल 0 के साथ वाटर वेव्स आई थी, ठीक है, तो एंगल 0 के साथ ही वो वापस चली जाएंगी। अगर एट एंगल ग्रेटर इस तरह आ रही थी तो ये जाएंगी भी इतने ही ग्रेटर एंगल के ऊपर। सो दिस इज व्हाट रिफ्लेक्शन। वेव फ्रंट के बीच से इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड बनाएंगे नहीं, देखिए वेव फ्रंट नहीं है, वेव फ्रंट के बीच में से नहीं बनाएंगे हम। जो एंगल मेजर करते हैं वो वेव का जो पाथ है जिसको हम रे बोल रहे हैं या वेव पाथ शो कर रहे हैं, ठीक है, उसका एंगल फ्रॉम द नॉर्मल, एंड जो जाने वाली वेव है उसका एंगल फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। इन वेव फ्रंट्स तो बेसिकली आपके पास क्या होंगे, परपेंडिकुलर लाइंस होंगी इस तरह, ठीक है। एनी क्वेश्चन यहाँ पर? ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर मैं एक प्रॉपर डायग्राम के थ्रू आपको दिखाऊं तो रिफ्लेक्शन इज बेसिकली ऑब्जर्व्ड लाइक दिस, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि रे आ रही थी या वेव आ रही थी आपके पास, अगर मैं मार्क कर दूं कि मैं किस डायरेक्शन की इस वाली डायग्राम की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो बैरियर आपके पास लगा हुआ था, ठीक है, स्लांट बैरियर है आपके पास और वेव आके टकराई। अच्छा, अब यहाँ पे जब जिस पॉइंट पर आके वेव टकरा रही है, लेट्स से कि वो पॉइंट, उस पॉइंट पे हमने एक नॉर्मल बनाया और जो वेव बना रही थी वो एंगल 45 का बना रही थी। तो अब जो वेव जाएगी वो 45 के एंगल से ही वापस जा रही होगी, तो वेव आपके पास यहाँ से एंगल भी 45 बना रही होगी, जो कि उन्होंने दूसरी डायग्राम पे बना करके दिया। सो दिस इज हाउ रिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व इन वॉट इन रिपल टैंक्स। इस तरह कि अगर मैं इसी रिपल टैंक के ऊपर, ये जो हम लोगों ने रिपल टैंक पढ़ा था, इसी रिपल टैंक के ऊपर लेट्स से यहाँ पर कोई एक ब्लॉक प्लेस कर दूं, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ब्लॉक प्लेस कर दिया। तो अब ये जो वेव फ्रंट सीधे आ रहे थे, ये इनकी वेव आ रही थी बिल्कुल इस तरह, ठीक है, और ये वेव टकरा के अब जा रही होगी इधर, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स होंगे वो आपके पास ऐसे बन रहे होंगे, और ये चीज आपको शेडो में नजर आएगी कि वेव फ्रंट्स ऐसे हो जाएंगे फिर वेव फ्रंट्स ऐसे होंगे। तो ये शो कर रहा होगा वेव यहाँ से टकरा के इधर चली गई थी। तो जैसे मैंने कहा था कि हम रिपल टैंक को इस्तेमाल करेंगे इन फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए, वो कुछ इस तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चलें, अच्छा, अब इसका जो नेक्स्ट फिनोमेना था दैट इज रिफ्रैक्शन, ठीक है। बेटा ये जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, इनको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अपना प्रॉपर नेम कर लो प्लीज, ठीक है। 1 मिनट बाद मैं आपको रिमूव कर दूंगा अगर आपने नेम चेंज नहीं किया, और उसके बाद फिर आप रीज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्लास को, ठीक है। चलें, अच्छा, तो आप रिफ्रैक्शन क्या है जरा उसको देखिएगा। सबसे पहले तो अगर कोई रिफ्रैक्शन के बारे में कुछ जानता है, बिकॉज रिफ्रैक्शन के बारे में एक मिसकंसेप्शन होता है, ठीक है, मैं उस मिसकंसेप्शन को जानना चाहता हूँ कि आप वो मिसकंसेप्शन आप लोगों के दिमागों में भी है। तो पहले तो मुझे बताइए कि इफ एनीवन नोज अबाउट रिफ्रैक्शन।
Anyone over here knows anything about what refraction is? चलिए, देखिए रिफ्रैक्शन के बारे में इस मिसकंसेप्शन क्या है वो और से सुने पहले, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रिफ्रैक्शन जब हम पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में एक हमें जो डेफिनेशन बताई जाती है, ठीक है, वो डेफिनेशन हमारे पास आती है कि रिफ्रैक्शन इज बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, वेव गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो ये बेसिकली यस, ये रिफ्रैक्शन नहीं, बेसिकली रिफ्रैक्शन इसका कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है ना। रिफ्रैक्शन होता क्या है, जब भी वेव किसी डिफरेंट डेंसिटी रीजन को एंटर करेगी, या तो वो मोर डेंस रीजन के अंदर चले जाए या फिर वो लेस डेंस रीजन के अंदर चले जाए, तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है ना, स्पीड ऑफ द वेव वुड चेंज। नाउ चेंज इन द स्पीड ड्यू टू द चेंज इन द डेंसिटी रीजन, दिस इज रेफर्ड एज रिफ्रैक्शन। एंड बेंडिंग ऑफ अ वेव इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिफ्रैक्शन। जरूरी नहीं है कि हर रिफ्रैक्शन के केस में आपके पास बेंडिंग हो रही है, क्योंकि हर केस में बेंडिंग में ऑब्जर्व नहीं कर सकता, तो इस वजह से मैं कभी भी इसको इस तरह डिफाइन नहीं कर सकता कि बेसिकली आपके पास रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ वेव। नहीं, बेंडिंग इज जस्ट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेव, कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन को हम डिफाइन करेंगे। हम रिफ्रैक्शन को डिफाइन करेंगे चेंज इन स्पीड of a wave when it enters a different density region। ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंट डेंसिटी रीजन किस तरह हो सकता है, डिफरेंट मीडियम के थ्रू। ठीक। लेकिन क्योंकि हम जनरली वाटर वेव्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो वाटर वेव्स में रिफ्लेक्शन कब होगी, वाटर वेव्स में रिफ्रैक्शन होगी जब वाटर वेव्स डिफरेंट डेप्थ रीजन के अंदर जाएंगे, शैलो से मोर डेप्थ में चले गए या मोर डेप्थ से शैलो रीजन के अंदर आ गए। तो जैसे ही डेप्थ चेंज होती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है। तो फॉर वाटर वेव्स, refraction occurs due to change in depth। ठीक है, डेप्थ के चेंज होने की वजह से आपके पास वेव्स की स्पीड चेंज हो रही होती है। अब आपने अगर किसी भी सी शोर के ऊपर ऑब्जर्व किया होगा कि आप अगर सी शोर पे खड़े हुए तो दूर से चलती हुई वेव आपको नजर आ रही होती है, वो ऐसा आपको लगता है कि बहुत ज्यादा स्पीड के अंदर आ रही है, एंड जैसे जैसे आपकी तरफ आती है तो उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। देखो, वो पहले भी सही लग रहा था जब वो डेप्थ वाले रीजन में थी तो उसकी स्पीड थी बहुत ज्यादा, और जैसे जैसे वो शैलो रीजन के अंदर आ रही होती है तो उसकी स्पीड जो है वो कम होती चली जा रही होती है। अब स्पीड कम होने की वजह से क्या क्या कम होगा वो गौर से सुनिएगा। हमने कहा था कि फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। लेकिन सिंस आपके पास एक फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लेमडा, तो अगर आपके पास स्पीड चेंज हो रही है तो अल्टीमेटली आपके पास वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इफ velocity increases, lambda also increases, and if velocity decreases, lambda also decreases। ठीक है, और एज अ consequence वेव में बेंड, मतलब जरूरी नहीं कि हर दफा बेंड करेगी, लेकिन वेव हो सकता है बेंड कर जाए।
ठीक है, वेव हो सकता है कि आपके पास बेंड कर जाए एज अ कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, चले अब ऐसा है कि दिस रिक्वायर्स अ फर्दर मोर डिटेल्स, ठीक है, जो कि जिसका